हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि एनईपी 2020 यानी थ्री लैंग्वेजेस फॉर्मूला क्या है। एनईपी ने क्या कहा है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थ्री भाषा सूत्र जो सबको कंफ्यूज कर रहा है कि तीन भाषाएं कैसे सीखेगा। क्या ये हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए, उसके साथ संस्कृत होनी चाहिए या फ्रेंच होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्कूलों में देखने को मिलता है आजकल कि जर्मन जापानीज कोरियन जैसा कि चलन है आजकल। पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में या फिर हिंदी और संस्कृत में चॉइस होती थी, लेकिन आजकल देखा जाता है कि बच्चे ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं फ्रेंच जर्मन और कोरियन लैंग्वेज या जापानीज लैंग्वेज। तो इसी करके स्कूल ने भी ये भाषाएं प्रमोट की थी ताकि आगे बच्चा अपना करियर चूज कर सके अच्छा कुछ। लेकिन अब एनईपी 2020 कहता है कि जब बच्चा जो है वो बाहर की भाषाएं सीखेगा और अपनी जो भारतीय भाषा है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी देश की संस्कृति जानेगा कैसे। अगर बाहर का कल्चर बच्चा सीख रहा है, आजकल आप देखेंगे कि कोरियन सीरियल्स आ गए हैं, कोरियन आइसक्रीम कोरियन फूड, इनमें बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड है। जापानीज फूड कोरियन फूड, तो अपने देश की संस्कृति को कैसे सीखेगा बच्चा। तो एनईपी 2020 क्या कहती है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एनईपी 2020 है क्या। तो जैसे कि आपको थंबनेल से मालूम हो गया होगा कि भाषा एक, फर्स्ट ऑफ ऑल एनईपी कहता है कि पहली भाषा जो है वो हिंदी या क्षेत्रीय भाषा जैसे हरियाणवी तेलुगु मलयालम ये होनी चाहिए, जो हम हमारी मदर टंग, ठीक है, उसको सीखे। भाषा दो, भाषा दो भी जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड ही होनी चाहिए, जिसमें ज्यादातर बच्चे प्रेफर करेंगे और ज्यादातर स्कूल प्रेफर करेंगे संस्कृत को प्रमोट करेंगे। या फिर आपकी पंजाबी हो गई या मराठी गुजराती, ये अन्य भारतीय भाषा है जिसमें से बच्चे चूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल बच्चों की पसंद पर निर्भर होगा। ठीक है, देन फिर थर्ड भाषा होगी अंग्रेजी भाषा, और या फिर कोई भी और विदेशी भाषा जैसे आपकी फ्रेंच जर्मन, है ना। तो अन्य जो बच्चे सीखना पसंद कर रहे थे, जापानीज कोरियन, जो भी स्कूल में अवेलेबल है उस हिसाब से बच्चा चूज कर सकता है। अंग्रेजी में भी ऑप्शन आ जाएगा अब कि या फिर इंग्लिश सीखेगा बच्चा या फिर आपकी फ्रेंच जर्मन उनमें से कोई। तो अभी तक देखा जाता था कि हिंदी और संस्कृत में चॉइस आती थी या संस्कृत और फ्रेंच जर्मन में चॉइस आती थी, लेकिन एनईपी कहता है कि हमारी भारतीय जो भाषा है, पहले बच्चा दो भाषाएं कोई ऐसी सीखेगा जो हमारी भारतीय भाषा होगी। ठीक है, उसके बाद कोई अन्य भाषा सीखे, जैसे उन्होंने भाषा तीन में बताया है कि अंग्रेजी और या कोई अन्य भाषा। ठीक है, तो हिंदी तो हम लोग सब सीखते ही हैं, मदर टंग है हमारी, और जिसकी मदर टंग जो भी है उनकी क्षेत्रीय भाषा जैसे हरियाणवी तेलुगु मलयालम, उनमें से भी बच्चा सीख सकता है। ठीक है, देन भाषा दो वो क्या चूज करना चाहता है उसकी पसंद पर निर्भर है, संस्कृत मराठी गुजराती वो कौन सी लेना चाहता है लेकिन दोनों जो है वो भारतीय भाषा होनी चाहिए। भाषा एक और भाषा दो यानी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू जो है वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। देन थर्ड भाषा जो है वो आपकी अंग्रेजी, बच्चे इंग्लिश ही लेना पसंद करेंगे, एंड उसमें चॉइस आ जाएगी कि फ्रेंच। अब सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, कई बच्चे बोलेंगे इंग्लिश तो हमें आती है हम फ्रेंच पढ़ लेते। ठीक है, लेकिन फ्रेंच पढ़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिटरेचर पोर्शन और ये सब चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, वो भी उसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो
इसको और अच्छे से देखेंगे कि कैसे आप चूज कर सकते हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। त्रिभाषा सूत्र क्या है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, तो आइए देखते हैं। एनईपी 2023 लैंग्वेज फॉर्मूला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। एक दूसरे की लैंग्वेज सीखेंगे तो राष्ट्रीय एकता होगी, आपस में एकता बनेगी, यूनिटी बनेगी। हाँ, तो ये मोटिव है, ये उद्देश्य है। भाषा का चयन कैसे करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाषा का चयन, भाषा को चूज कैसे करें। ठीक है, जिससे हमारे मार्क्स, हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि हम कौन सी भाषा पढ़ेंगे, हमें ये भी देखना है कि हमारा करियर भी देखना है कि करियर कैसे अच्छा होगा, कौन सी भाषा चूज करें कि हमारा परसेंटेज अच्छा हो या हम कुछ अच्छा सीख सके, नया सीख सके, है ना। ये भाषा का चयन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से चूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो तीन भाषाएं सीखेंगे। ठीक है, देन तीन भाषाएं जो हैं इनमें से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं होती तो फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई, हिंदी मदर टंग है मेरी, तो मैं हिंदी लेती। और अगर आपको पंजाबी अच्छे से आती है तो पंजाबी ले लीजिए, है ना। पंजाबी लिखनी और बोलनी दोनों आनी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए। बाकी आपकी गुजराती है या फिर जो भी आपके क्षेत्र में बोली जाती है क्षेत्रीय भाषा, वो इजी रहता है ना सीखने के लिए, इसीलिए पहली भाषा मेरी हिंदी मदर टंग है तो मैं हिंदी ले लेती। और देन फिर सेकंड जो है भाषा, जो संस्कृति से रिलेटेड होनी चाहिए, अपनी कल्चरल भारतीय लैंग्वेज से रिलेटेड होनी चाहिए, तो मैं सेकंड लेती संस्कृत। ठीक है, ये दो भाषाएं मेरी संस्कृति से रिलेटेड हो गई यानी भारतीय से रिलेटेड हो गई। और थर्ड लैंग्वेज या तो इंग्लिश या फ्रेंच, जो कि अंग्रेजी भाषा हो सकती है। आपकी भाषा तीन जो है वो अंग्रेजी भाषा हो सकती है, तो मैं अंग्रेजी ले लेती यानी इंग्लिश ले लेती। तो ये मेरी तीन भाषाएं चूज हो गई। तो यहाँ पर तीसरी भाषाएं आमतौर पर अंग्रेजी, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको समझाया था कि अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा हो सकती है, लेकिन यह राज्यों और छात्रों की पसंद पर निर्भर होता है, मतलब उन पे ही टोटली जो है वो निर्भर करेगा कि वो कौन सी भाषा चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एनईपी 2020 कहता है, इस बात पर भी जोर देता है कि किसी राज्य पर कोई विदेश भाषा, ठीक है, विशेष भाषा थोपी नहीं जाएगी। मतलब कोई भी इसमें बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए, कोई भी भाषा जो है वो थोपी नहीं जाएगी कि संस्कृत ही करना है या फिर फ्रेंच ही करना है या कोई और। ठीक है, तो वो पूरा आपके राज्य पर निर्भर करता है, जैसा आपका राज्य कहेगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये एनईपी 2020 में आया था, थोड़ा टाइम आएगा सिस्टम में आने में। ठीक है, एक दो साल, क्योंकि आपको पता है हमारे देश का सिस्टम कैसा है। देन राज्यों, क्षेत्रों और स्वयं छात्रों को चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। एनईपी ये कहता है कि कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी एजुकेशन सिस्टम उनको थोपेगा नहीं कोई लैंग्वेज चूज करने के लिए कि यही लेनी है। वे कौन सी तीन भाषाएं सीखना चाहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन पर ही निर्भर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और यदि छात्र ग्रेड 6 और 7 में अपनी चुनी हुई तीन भाषाएं जो हैं उनमें से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब मान लो कि 6th और 7th में अगर वो बदलना चाहते हैं, उन्होंने फ्रेंच ले लिया और उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, 6th और 7th में लेकिन
तो वो चेंज भी कर सकती हैं उसके बाद। ठीक है, मतलब अगर उनको एक सेशन में नहीं समझ आ रहा तो वो अगर सेवेंथ में दूसरी भाषा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। एट्थ में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो जैसे आप नाइन्थ में कोई भाषा चूज कर लेते हैं, संस्कृत चूज कर लेते हैं अगर, या हिंदी चूज कर लेते हैं, अभी हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन आता है, अगर हिंदी और संस्कृत में से चूज कर लेते हैं आप, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। टेंथ में आपके सीबीएसई बोर्ड में वो रजिस्टर हो जाती है, तो वो आपकी वही भाषा चलेगी। तो वही एनईपी कह रहा है कि सिक्स और सेवेंथ के बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि उसमें क्या करना है, आगे आपको करियर दिख नहीं रहा, या फिर आपको लगता है कि दूसरी लैंग्वेज ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप चेंज भी करा सकते। ठीक है, बशर्ते उन्होंने बुनियादी दक्षता यानी बेसिक प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर दी हो। ठीक है, मतलब बेसिक उसका सीख लिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की और चेंज करवाने लगे, उनको उसका रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद संस्कृत और अन्य शास्त्रीय जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हों या फिर कैसे। अब देखो यहाँ पर संस्कृत को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जैसे कि अभी होता आया है कि हिंदी और संस्कृत में आपको ऑप्शंस आते हैं, या फिर कई डीपीएस जैसे स्कूलों में और भी कई स्कूलों में जर्मन और फ्रेंच भी रख दिया गया है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन बच्चा चूज कर सकता है। ठीक है, इसे त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। अन्य शास्त्रीय भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी आदि को भी वैकल्पिक विषयों के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, देन फिर उसके बाद है, मतलब इन शास्त्रीय संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाएं जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं हैं, उनको भी क्या किया जा सकता है, प्रोत्साहित वैकल्पिक रूप में दिया जा सकता है और प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी मोटिवेट किया जा सकता है। इसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक अधिमानतः, ग्रेड 8 उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। ठीक है, ये 8th तक आपका होना ही चाहिए, वो कंपलसरी एनईपी ने बोल दिया कि 8th तक, 5th से लेकर 8th तक होना ही चाहिए। होता भी है, कई स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं पहले से ही कि आपको 5th के बाद 6th में संस्कृत लगा दिया जाता है, एंड फिर आपको 8th में चूज करने के लिए दिया जाता है कि आप इन दो भाषाओं में से कौन सी भाषा चूज करेंगे। बट अभी तक ये बात थी कि हमें हिंदी और संस्कृत में चूज करना पड़ता, लेकिन अब एनईपी कह रहा है कि दो भारतीय भाषा होनी जरूरी है, फिर उसके बाद अंग्रेजी या फिर उसके अंदर ऑप्शन होगा, क्या अंग्रेजी या फ्रेंच में ऑप्शन होगा। अभी तक तो हिंदी और संस्कृत में होता था ना, लेकिन अब हिंदी और संस्कृत मतलब कि दो भाषाएं जो हैं वो आपकी भारतीय होंगी, और इंग्लिश के अलावा आप कोई और इंग्लिश और उसमें ऑप्शन रख सकते हैं, अन्य विदेशी भाषा। ठीक है, ये लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया है एनईपी ने कि कोई भी राज्य जो है उस पर ये भाषाएं और सिस्टम जो है वो थोपा नहीं जाएगा, उनकी राय पूरी ली जाएगी। ठीक है, ये भी कह दिया। देन फिर उसके बाद एनईपी के अनुसार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने बताया मातृभाषा और स्थानीय भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी मदर टंग होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए जो आपके स्थान में बोली जाने वाली। जैसे आप गुजरात में रहते हैं तो गुजराती बहुत अच्छे से आती है, पंजाब में रहते हैं पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, तो पंजाबी स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, या उनमें से वैकल्पिक ऑप्शन मतलब चूज करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। देन दूसरी जो भाषाएं हैं वो स्टेट और रीजन के अनुसार होनी चाहिए, जैसे तमिल, कन्नड़, पंजाबी, इनमें ये भाषाएं भी रख सकते हैं। तो आप
ये पूरा छात्र पर निर्भर रहेगा और स्कूल पर निर्भर रहेगा कि वह कौन सी भाषा चूज करेगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, जैसे हम DSSB का पेपर देते हैं तो उसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 या सीटेट का पेपर देते हैं तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 टीचर को चूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पेपर आता है। उसी तरह से NEP ने कह दिया है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये पूरा टोटली डिपेंड है कि छात्र कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा, लेकिन शर्त है कि वो नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए, मतलब भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी भाषा फ्लेक्सिबल चॉइस होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश या फिर कोई और, फ्रेंच, जापानीज, कोरियन, जो भी वो लेना चाहे, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में चॉइस रहेगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद है आपका संस्कृत का NEP में रोल क्या है। जैसे कि अभी तक संस्कृत को इसीलिए ज्यादा मान्यता दी जा रही है क्योंकि ये एक भारतीय भाषा में से एक है, क्योंकि दो भाषाएं जो हैं वो चुननी है स्कूल को या छात्र को, तो उसके लिए बहुत इजी ऑप्शन रहता है, पहली वो हिंदी चुन ले, देन सेकंड वो अपनी संस्कृत चुन ले, क्योंकि संस्कृत भी बिल्कुल सिमिलर होती है हिंदी से। ठीक है, सारी चीजें एक तरह की होती हैं, पर्यायवाची, आपके विलोम शब्द सब एक तरह से होते हैं, बस विसर्ग और हलंत का जो है वो चक्कर होता है उसके अंदर, और थोड़ा सा लैंग्वेज को सीखने कमांड देने की जरूरत होती है, बाकी सारा सिमिलर। ठीक है, संस्कृत को इम्पोर्टेंट ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया गया है। स्टूडेंट्स इसे तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं, सभी लेवल्स इसमें लिखा है तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं, क्योंकि बच्चा ऐसा मानना है कि स्कूल इंग्लिश तो हटाएगा नहीं, इंग्लिश को ऑप्शन में देगा नहीं, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। ठीक है, तो इंग्लिश, देन फिर आपका हिंदी तो होता ही है, और साथ में तीसरी भाषा जो भारतीय भाषा है वो संस्कृत हो सकती है। तो इसीलिए आजकल संस्कृत को प्रमोट करने के लिए NEP ने कहा है कि दो भाषाएं, तो ज़्यादातर स्कूल्स में संस्कृत होती भी है, इजीली टीचर्स अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, तो सभी लेवल्स पर अवेलेबल कराने की रिकमेंडेशन है। NEP संस्कृत को प्रमोट करता है क्योंकि हम, ये हमारी लैंग्वेज जो है वो कल्चरल रूट लैंग्वेज है। ठीक है, इसी से हिंदी आई है, इसी से अन्य लैंग्वेजेस आई हैं, तो ओरिजिन है, तो इसीलिए संस्कृत जो है NEP में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और साथ ही साथ उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्जाम और टीचिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम। कोई लैंग्वेज फोर्सफुली कंपलसरी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको संस्कृत ही लेना है या यही, बस NEP ने कहा है दो भारतीय लैंग्वेज होंगी आपकी, और दो भारतीय लैंग्वेज होंगी आपकी, एंड जो तीसरी होगी वो आपकी अंग्रेजी या फिर कोई अन्य भाषा हो सकती है, चाहे वो आपकी कोई विदेशी भाषा हो, कोई भी। ठीक है, कोई लैंग्वेज फोर्सफुली कंपलसरी नहीं है एक्सेप्ट स्टेट डिसीजंस। ठीक है, जैसा स्टेट डिसीजन लेगा वैसे ही होगा। फोकस है मल्टीलिंगुअल स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, कोडिंग की तरह लैंग्वेज लर्निंग को स्किल माना गया है। NEP कहता है कि बच्चे जो हैं मल्टी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बच्चे को मल्टी लैंग्वेज जो है वो सीखनी चाहिए, और अगर स्मार्ट चॉइस करनी है तो संस्कृत सबसे स्कोरिंग और लॉजिकल ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सारा पेपर इसका MCQ में आता है और बिल्कुल सिमिलर होती है संस्कृत से, तो आपको दो दो सब्जेक्ट्स तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उसमें पर्यायवाची होते हैं ऊपर नीचे, छोटा और बड़ा, और या फिर आपका आगे पीछे, तो वैसे ही यहाँ पर भी सूरज को क्या कहते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, सूर्य, और राजा को क्या कहते हैं, नृप, नरेश, है ना।
तो ये सारे जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं हिंदी से, तो इसीलिए एक स्मार्ट चॉइस भी है। और आप अगर मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे सब्जेक्ट चूज करें, हिंदी और संस्कृत में से क्या बेस्ट है आपको चूज करना, तो उस हिसाब से आप जो है अपनी एनईपी जब भी लागू करेगा आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अभी तक तो नहीं किया है, बट अब आगे जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो आपको हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। तो अभी बच्चों का वही है कि हिंदी और संस्कृत में से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें देखिए और चूज करिए अपनी लैंग्वेज फटाफट, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो आपको हेल्प मिलेगी कि और डिसीजन आप बना सकेंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सही रहेगी, आपको कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और किस तरह से आप 90+ मार्क्स इजीली कम बर्डन के साथ ला सकते। ठीक है, आई होप ये वीडियो यूजफुल रहेगा आपके लिए। अगर यूजफुल रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।